ट्वेल्थ क्लास का जो स्टैंडर्ड है बेसिक, आज उसके बारे में जान लेते हैं हम क्या क्या स्टैंडर्ड है। क्या नहीं, सबसे पहले हमारा सिलेबस क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो इंटरमीडिएट का सिलेबस है ट्वेल्थ फिजिक्स में कितनी यूनिट हैं, कितनी यूनिट में से कितने नंबर का आएगा, इसके बारे में बेसिक जानकारी है जो आज हम पता कर लेते हैं। देखिए, इंटरमीडिएट के सिलेबस में लगभग 10 यूनिट हैं और 10 में से 5 का फर्स्ट पार्ट बनता है और 5 का सेकंड पार्ट बनता है। तो देखो, पहला यूनिट क्या है जी आपका। यूनिट 1 का नाम है स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की, जिसे इंग्लिश में हम कहते इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहते? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके। दूसरा यूनिट है धारा वैद्युत की। धारा वैद्युत की, इंग्लिश में बोलते हैं इसे इलेक्ट्रो करंट। तीसरी यूनिट है जी आपकी विद्युत धारा के, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव व चुंबकत्व, व चुंबकत्व। काफी अच्छी यूनिट है ये भी, इंग्लिश में बोले तो मैग्नेटिक इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म। ओके, ये 3 यूनिट हो गई आपकी। चौथी यूनिट है जी आपकी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा, एवं प्रत्यावर्ती धारा। इंग्लिश में बोलते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। मैं इसे शॉर्ट में एसी लिखे देता हूं। एसी मीन्स होता है अल्टरनेटिंग करंट। और 5वीं यूनिट है आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंगें। वैद्युत चुंबकीय तरंगें, इसे इंग्लिश में कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगें। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। देखो, स्थिर वैद्युतिकी में हम क्या देखेंगे कि हमारा आवेश होगा और वो आवेश क्या करेगा, एक जगह स्थिर का मतलब तो जानते होगे आप, एक जगह स्थिर होगा। और जब आवेश एक जगह स्थिर होगा तो वो क्या बनाएगा, ई। ई बोले तो अपना वैद्युत क्षेत्र बनाएगा। इसके विषय में आपको पता है, प्रत्येक जो वैद्युत क्षेत्र होता है, जैसे ये आवेश है क्यू, ये आवेश है, तो इसके इर्द गिर्द, इसके चारों ओर क्या फैला रहता है, वैद्युत क्षेत्र फैला रहता है। यानी इस यूनिट में आवेश गति नहीं करेगा, आवेश होगा और आवेश के चारों एक क्षेत्र फैला होगा, जिसे हम क्या नाम देंगे, वैद्युत क्षेत्र का नाम देंगे। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी में। अब जैसे दूसरे यूनिट में क्या डिफरेंस हो जाता है, आखिर वो भी वैद्युत की है,
स्थिर वैद्युत की और ये भी वैद्युत की, डिफरेंस दोनों में क्या कहाँ हो गया? देखो यहाँ पे आवेश कैसा है? स्थिर है। आवेश कैसा है? स्थिर है, अर्थात गति नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आवेश होगा दूसरी यूनिट में, यहाँ पे आवेश गतिशील होगा, आवेश गति करने लगेगा। और आपको पता है जब आवेश गति करता है तो क्या बनता है? क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का नाम देते हैं। आवेश प्रवाह की दर क्या होती है? विद्युत धारा होती है। तो जैसे ही आवेश गति करने लगेगा वैसे ही क्या बन जाएगी? धारा बन जाएगी। तो यहाँ पर आवेश पहली यूनिट में आवेश स्थिर रहेगा और इसमें आवेश गति करने लगेगा, और आवेश गति करते ही क्या बन जाएगा? इसमें विद्युत धारा बन जाएगी। अब विद्युत धारा बन जाएगी तो धारा के मार्ग में कुछ रुकावट आएगी, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रतिरोध। तो ये देखेंगे प्रतिरोध क्या होता है, गतिशीलता क्या होती है, चालकता क्या होती है, इन सभी कॉन्सेप्ट का अध्ययन हम करेंगे। इसी में आएगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है? तो आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। ओम्स लॉ क्या होता है ये दूसरी यूनिट में पढ़े। बहुत सारे टॉपिक हैं लेकिन छोटा छोटा जनरल आपको आइडिया बता देते हैं। तीसरे में क्या है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। अभी तक जैसा कि हमने देखा, पहले आवेश स्थिर था, फिर आवेश गति करने लगा। अब आवेश जो गति करेगा, क्यू क्या कर रहा है? गति कर रहा है, और गति करने से आई बन रही है, और आई के बनने से क्या होगा? इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा। इसके चारों ओर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। जैसे ये कोई वायर है और इस वायर में क्या है? धारा जा रही है। क्या फ्लो हो रही है? धारा। तो इसके चारों ओर क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाएगा, जिसे हम काय से दिखाएंगे? बी से। तो इसमें हम यही देखेंगे कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव व चुंबकत्व, यानी किसी वायर में कितना करंट फ्लो हो तब किससे कितना कितना चुंबकत्व बनता है, कितनी चुंबकीय बल रेखा प्रोड्यूस होती हैं। ये तो सिंपल सी बात है कि जो बी होगा प्रोपोर्शनल टू आई होगा। किसी वायर में फ्लो होने वाले करंट की मात्रा ज्यादा होगी तो बी का मान भी ज्यादा होगा। लेकिन एक प्रॉपर फॉर्मूले का डेरिवेशन करेंगे कि आखिर क्या होगा, जिसे हम आगे जाके नाम देंगे बायो-सैवर्ट्स लॉ का। ठीक है। अब चौथी यूनिट क्या है हमारी? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा। ये काफी अच्छी हेडिंग है, सॉरी काफी अच्छी यूनिट है। इससे पहले हमने क्या देखा? जैसे Q से I बन रहा है, I से B बन रहा है। तो एक साइंटिस्ट हुए ऑरेस्टेड, यहां लिखे देते हैं। ऑरेस्टेड ने कहा जब Q से I बनता और I से B बनता, यानी सीधे सीधे कहें तो गतिशील आवेश से क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। गतिशील आवेश से चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि चुंबकीय क्षेत्र को गति कराया जाए और आवेश पैदा हो जाए? होना तो चाहिए। लेकिन इन्होंने प्रयोग किया, उसमें प्रयोग में काफी साल लग गए, 15-20 साल। उसके बाद उन्होंने प्रूव किया कि हाँ ऐसा हो सकता है। जब चुंबक को, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब जब चुंबक को गति कराया जाएगा तो आवेश पैदा होता है। जो आपका जनरेटर होता है वो इसी सिद्धांत पर तो कार्य करता है। आपका जो वैद्युत जनरेटर होता है वो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसमें फ्लेमिंग का नियम क्या होता है, फैराडे लॉ क्या होते हैं, फ्लेमिंग, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे इस यूनिट में? फ्लेमिंग धारा की दिशा के लिए फ्लेमिंग क्या होते हैं, फैराडे ने 2 नियम दिए। फैराडे लॉ क्या होते हैं, ओरेस्टेड का नियम आपने थोड़ी देर पहले देखा, ओरेस्टेड ने क्या नियम दिया, ये सभी बातें हम इस यूनिट में जानेंगे। ठीक है। अब 5वीं यूनिट क्या कहती? वैद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वैद्युत चुंबकीय तरंगें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या देखा कि जब किसी वायर में क्या होगा? करंट फ्लो होगा। किसी वायर में करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो होने का मतलब क्यू होगा। क्यू से आई बनेगा और आई से क्या बनेगा? बी बनेगा। जरा विचार कीजिए, यदि एक क्यू फ्लो न होता, अपनी जगह स्थिर होता, तो इसका वैद्युत क्षेत्र ई तो तब भी होता। लेकिन जैसे ही क्यू फ्लो होने लगा वैसे ही क्या हो गया? बी भी पैदा हो गया। तो अब देखो, जब आवेश फ्लो करता है तो उसके पास 2 क्षेत्र होते हैं। यदि आवेश फ्लो नहीं कर रहा है, आवेश गति नहीं कर रहा, आवेश गतिशील नहीं है, तो केवल इसके पास ई है। लेकिन जब ये आवेश क्यू गति करने लगेगा
तो इसके साथ तो इसके पास ई तो है ही है, ई प्लस बी, यानी वैद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों जनरेट हो जाते हैं, और इन दोनों की जो डायरेक्शन होती है एक दूसरे के अपोजिट होती है। तो जब ये ई भी होगा बी भी होगा तो ये दोनों ही मिलकर के क्या करते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण करते हैं। ये दोनों क्षेत्र ई और बी इस तरह से एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पर दिखाना तो संभव नहीं है, 2 डायमेंशन है, फिर आपको कोशिश करते हैं। जैसे देखो ये आगे को जो दिशा जा रही है, हमारा करंट जा रहा है आगे को, किधर जा रहा है आगे को, तो चुंबकीय क्षेत्र कहाँ होगा, मान लीजिए ऊपर को, और धारा होगी वो इस तरह से होगी। यानी हर हाल में धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब मानिए थोड़ी देर बाद ये पलट जाता है तो भी इस तरह से हो जाएगा, लेकिन रहेगा हर हाल में परपेंडिकुलर ही। अब ऐसा नहीं है कि किसी भी हाल में इसमें आवेश फ्लो कर दो और चुंबकीय चुंबकीय तरंगें बन जाएंगी, नहीं, इसकी शर्त क्या है कि जो आवेश हो वो कैसी गति करना चाहिए, त्वरित गति। आवेश हो वो कैसी गति करना चाहिए, त्वरित गति करनी चाहिए, तभी वैद्युत चुंबकीय तरंगें जनरेट होंगी। ये नहीं कि किसी भी वायर में करंट एक समान रूप से गतिमान है अनुगमन वेग से, और इसमें क्या होगा आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगें जनरेट हो जाएंगी, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये 5 यूनिट जो है, पांचों यूनिट मिलकर के क्या बनाते हैं, आपका फर्स्ट पार्ट 1 मिला बनाती हैं। पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 हुआ करते थे, दोनों पेपर अलग अलग होते थे, लेकिन अब तो मिक्स कर दिया है। लेकिन अभी जो मार्केट में बुक आ रही है एनसीईआरटी बेस्ड है और भी है, वो 2 बुक आती है, पार्ट 1 और एक पार्ट 2। पार्ट 1 में हम क्या देखेंगे, 5 यूनिट पढ़ेंगे। पहली है स्त्री, ये आपके फर्स्ट, जहां भी आप अपनी फेयर बनाओ वहां फेयर कॉपी पे सबसे पहले पेज पे आपको यूनिट के नाम पता होने चाहिए, किस यूनिट में क्या पढ़ेंगे ये भी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, ये जरूर आपको बनाना है। पहला यूनिट क्या है, स्थिर वैद्युत की, दूसरी धारा वैद्युत की, तीसरी वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, तीस और चौथी है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। जनरेटर और एसी करंट हमारे घरों में जो आता है उस तरह से क्या होता है, एसी करंट ही होता है, वो कैसे पैदा होता है उसके बारे में देखेंगे। ट्रांसफार्मर भी पढ़ेंगे इसमें। वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो हमारे मोबाइलों में नेटवर्क आते हैं वो एक तरह से वैद्युत चुंबकीय तरंगे ही हैं, कैसे जनरेट होती हैं, कैसे कंट्रोल की जाती हैं, उसके बारे में छोटा सा टॉपिक है, उसे देखेंगे। तो आपने क्या देखा, पार्ट 1 में हम क्या पढ़ेंगे, कम से कम 5 यूनिट हमें पढ़नी पड़ेंगे। अब जरा बात करते हैं पार्ट 2 की। पार्ट 2 में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है जी। अब देखेंगे पार्ट 2 में क्या है। तो पार्ट 2 में भी 5 यूनिट होंगी। पहली यूनिट का जो नाम होगा ऑप्टिक्स, यानी इसे क्या बोलते हैं, प्रकाश की। पहली जो यूनिट होगी क्या नाम होगा उसका, प्रकाश की, जिससे हम क्या नाम देते, ऑप्टिक्स। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी यूनिट होगी द्वैत विकिरण, आप समझ नहीं पा, द्वैत प्रकृति, जिसे हम बोलते हैं द्रव्य एवं तरंग की द्वैत प्रकृति। द्वैत मीन्स होता है ड्वेल, दोहरा मतलब। द्वैत अब ये एक्सप्लेन कर देंगे, द्वैत प्रकृति इंग्लिश में बोले तो ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। आप यहाँ विकर्ण भी लिख सकते हो, एंड मैटर, प्रकाश व तरंग की द्वैत प्रकृति, या विकर्ण कह लो, तरंग कह लो, ठीक है। और तीसरा यूनिट होगा आपका परमाणु तथा नाभिक। तीसरे यूनिट का नाम क्या है जी, परमाणु तथा नाभिक। इंग्लिश में बोले तो एटम एंड न्यूक्लियस।
एटम एंड न्यूक्लियस। और जो चौथा यूनिट होगा जी आपका, उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके। और जो आपकी लास्ट पांचवी यूनिट है, ये पांचवी यूनिट पिछली बार के सिलेबस में तो थी नहीं, क्योंकि कोविड की वजह से हटा दिया गया था, लेकिन उम्मीद है इस बार तो आपकी होगी। तो देखते हैं, इसका नाम है संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था। संचार क्या कहते हैं? वार्तालाप, मोबाइल वगैरह से जो बात करते हैं वो सब संचार के ही साधन है। कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, जरा इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानते हैं हम कि इनका मतलब क्या होता है। अब देखो जरा, प्रकाश की, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, नाम क्या है इसका? प्रकाश की, यानी प्रकाश से संबंधित जितने भी उपकरण होंगे सब इसी में आएंगे। पहले तो हम जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। पहले हम क्या देखेंगे? प्रकाश क्या होता है। फिर जानेंगे प्रकाश से संबंधित यंत्र जो होते हैं, प्रकाशिक यंत्र, जैसे सूक्ष्मदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी। प्लस क्या? दूरदर्शी। वे सब इसी यूनिट में आएंगे। सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी कैसे कार्य करते हैं, कैसे इनका निर्माण होता है, क्या अवदृश्यक लेंस होता है, क्या नेत्र का लेंस होता है, अवदृश्यक लेंस कैसे द्वारक का होता है, छोटे का, बड़े का, सब कुछ जानेंगे इसके बारे में। इसके बाद आएंगे दृष्टि दोष। आपने छोटी क्लासों में पढ़े होंगे दृष्टि दोष क्या होते हैं। आंखों में होने वाले दोष उत्पन्न, आंखों में जो दोष उत्पन्न हो जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष। सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं, लेकिन हम अपने सिलेबस में दो नहीं चार प्रकार के पढ़ेंगे। ठीक है, दृष्टि दोष। फिर इनका निवारण कैसे होगा? आप जानते हो चश्मा लगा के, चश्मे में क्या होता है? लेंस होता है। लेंस भी कितने डायोप्टर का, कौन सा लेंस होगा? उत्तल लेंस होगा या अवतल लेंस होगा? इसी तरह के काफी कॉन्सेप्ट है इसमें। एक कॉन्सेप्ट तो काफी अच्छा है, एक वर्ड और आता है आवर्धन। आवर्धन मीन्स क्या होता है? लेंस द्वारा प्रतिबिंब को बड़ा करने की क्षमता। ये सब इसमें जानेंगे हम। ठीक है, प्रकाश, पहली यूनिट क्या है? प्रकाश की ऑप्टिक्स कहते हैं। तो इसमें देखेंगे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा। दूसरा में क्या है? सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। और भी यंत्र आएंगे, लेकिन सबसे सबसे सूक्ष्म है, सबसे सरल है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। ठीक है, और फिर इसका निर्माण देखने के बाद हम क्या देखेंगे? दृष्टि दोष। आंखों में कौन कौन से विकार हो जाते हैं, दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता, कौन सा दोष होगा, इनके निवारण के लिए कितने डायोप्टर के चश्मे का प्रयोग किया जाएगा, इन सभी बातों का अध्ययन करेंगे। फिर आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? किसी लेंस द्वारा प्रतिबिंब को बड़ा करने की जो क्षमता होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? आवर्धन कहते हैं। ठीक है, ये बातें जानेंगे। अब आता है यूनिट दो, द्रव्य एवं विकिरण की द्वैत प्रकृति। ये भी काफी अच्छी यूनिट है। इसमें हम क्या देखेंगे? जैसे तरंग, प्रकाश तरंग के रूप में मानेंगे। देखो इसमें काफी घटनाएं आएंगी, कभी तो प्रकाश को तरंग माना जाएगा और कभी प्रकाश को किरण माना जाएगा। कुछ घटनाएं तो ऐसी होंगी कि प्रकाश के तरंग मान की पुष्टि होगी, और कुछ घटनाएं ऐसी होंगी प्रकाश को किरण यानी कण का सिद्धांत में मानना पड़ेगा। जैसे आपके व्यतिकरण है, व्यतिकरण है। अभी आप कंफ्यूज मत होना क्या होता है, जब टॉपिक चलेगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा। व्यतिकरण है, विवर्तन है, ध्रुवण है, अपवर्तन परावर्तन तो आपने छोटी क्लासों में पढ़े ही होंगे। अपवर्तन है, परावर्तन है, प्रकीर्णन है। हालांकि परावर्तन का एक रूप होता है, प्रकीर्णन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। आपने क्या देखा? इसमें क्या पढ़ेंगे? व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, प्रकीर्णन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। हालांकि अपवर्तन परावर्तन हम पहले ही पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहाँ दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक, अब ये हमारी एक दो तीन चार पांच छह सात, अब सात जो घटना है, इन टोटल सातों घटनाओं को हम क्या करेंगे? ऐसा संभव नहीं है कि सातों घटनाओं को हम या तो प्रकाश को तरंग मान लें और तरंग मान के सातों घटनाओं को एक्सप्लेन कर दें, या प्रकाश को हम किरण मान लें, किरण मान के सातों घटनाओं को एक्सप्लेन कर दें। नहीं,
क्या करना पड़ेगा, ये सातों घटना हमें समझानी है, तो कभी तो प्रकाश को तरंग मानना पड़ेगा और कभी प्रकाश को किरण मानना पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं प्रकाश जो होता है वो दोहरा व्यवहार करता है। उस दोहरे व्यवहार को हम किस नाम से जानते हैं, द्वैत प्रकृति के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, द्वैत प्रकृति। लाइट हैज ड्यूअल नेचर, प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, द्वैत प्रकृति होती है। प्रकाश तरंग रूप में भी चलता है और प्रकाश किरण रूप में भी चलता है, ठीक है, इसलिए इसको नाम दिया गया है ड्यूअल नेचर। फिर आता है परमाणु तथा नाभिक। ये तो आप जानते हो, छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हो। परमाणु के संदर्भ में सबसे पहले मॉडल दिया था, टॉमसन मॉडल देंगे एक, फिर रदरफोर्ड मॉडल देंगे। मॉडल का मतलब बताएंगे कि परमाणु क्या होता है। फिर नील्स बोहर आएंगे, नील बोहर बताएंगे। टॉमसन का जो मॉडल होगा एकदम बकवास होगा, हालांकि अब बकवास लगता है लेकिन उस टाइम पर उन्होंने सब कुछ सही बताया था। टॉमसन ने क्या बताया था कि जो परमाणु होता है, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐसे होते हैं जैसे तरबूजे में भी, यानी इलेक्ट्रॉन कोई निश्चित कक्षा में ऑर्बिट नहीं करते बल्कि जगह जगह उसमें धसे रहते हैं, जैसे तरबूजे में बीज धसे रहते हैं। लेकिन उस टाइम सही था, इतना आविष्कार नहीं था, लेकिन आज तो ये एकदम फ्लॉप है, इसका कोई ज्ञान नहीं है। जो आधुनिक संकल्पना है, जो आधुनिक मॉडल चलता है, वो वास्तविकता में तो रदरफोर्ड का ही है, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां रह गई थी। जो नील्स बोहर का जो मॉडल है वो है तो रदरफोर्ड का ही, लेकिन दो कमियां थी। नील्स बोहर ने उन कमियों को दूर करके अपना नाम दे देंगे कि ये जो मॉडल है नील्स बोहर का है। तो आधुनिक अगर संशोधित मॉडल की बात आए तो वो नील्स बोहर का मॉडल है, और अन्यथा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल ही है। आप तक अभी आप पढ़ते भी होंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। तो जो मॉडल पढ़ते हैं वो रदरफोर्ड का ही पढ़ते हैं, लेकिन उसमें कुछ कमियां हैं, उन कमियों को भी दूर कौन करेंगे, नील्स बोहर। और नील्स बोहर रदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर करके उसे अपना नाम दे देंगे कि ये मेरा नील्स बोहर का परमाणु मॉडल है, ठीक है। इनको सबको विस्तार में जानेंगे हम। फिर जानेंगे नाभिक। नाभिक का साइज क्या होता है, जैसे परमाणु का साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर, और न्यूक्लियस का साइज होता है जी 10⁻⁻15 मीटर। ये तो जनरल जाना हमने, लेकिन आखिर कैसे पता पड़ा, ठीक है। इसमें एक और अच्छी हेडिंग आएगी, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। यानी जो रदरफोर्ड ने बताया था कि जो परमाणु होता है बीच में नाभिक होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो एक प्रकीर्णन प्रयोग किया था, उसी के आधार पर उन्होंने रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया था। जिसमें वो भी जानेंगे हम, प्रकीर्णन प्रयोग, रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग क्या होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों में है, फिजिक्स में भी और आपका केमिस्ट्री में भी है, तो ये जानेंगे जी इसमें हम, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, इलेक्ट्रॉन डिवाइस, ये तो शायद आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होंगी। यहाँ पे हम देखेंगे ट्रांजिस्टर क्या होता है। आपने ट्रांजिस्टर देखा तो होगा लेकिन पता नहीं होगा। ट्रांजिस्टर आर टू टाइप्स, एनपीएन और पीएनपी, दो प्रकार के होते हैं। ट्रांजिस्टर होता है, जैसे कभी आपने रेडियो खोला होगा तो रेडियो में क्या होता है, इस तरह से तीन डंडे से लगे होते हैं, यहाँ ऊपर ऐसे प्लेट सी होती है, ठीक है। ये मान ली पी एन पी, और यदि एन है बाहर तो एन पी एन, इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर। तो रेडियो को हम शॉर्ट में ट्रांजिस्टर भी कह देते हैं। वास्तविकता में रेडियो ट्रांजिस्टर नहीं है, लेकिन ट्रांजिस्टरों का एक ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड रेडियो। तो रेडियो में क्या होता है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर होते हैं, इसीलिए उनको क्या है ट्रांजिस्टर कह देते हैं। ट्रांजिस्टर क्या होता है, कैसे कार्य करता है, कैसे बनाया जाता है, सब जानेंगे इसके बारे में हम, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे पीएन संधि डायोड। शॉर्ट में बोले तो डायोड क्या होता है, डायोड क्या होता है, जैसे स्ट्रीट लाइट होती हैं, जो रोड पे लाइटें लगी होती हैं, वो क्या होता है, शाम होते ही अपने आप बंद हो जाती हैं और दिन निकलते ही अपने आप चालू हो जाती हैं। वो सब क्या होता है, फोटो डायोड लगा होता है। तो उस तरह की हम जानेंगे। डायोड भी कई प्रकार के होंगे। जेनर डायोड क्या होता है, फोटो डायोड क्या होता है, सोलर प्लेट या सौर डायोड क्या होता है, इस तरह के डायोड भी कई प्रकार के बनेंगे। उसके बारे में भी जानेंगे कि डायोड क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और सबसे अच्छा डायोड का फंक्शन क्या होता है। फिर जानेंगे इसमें आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे आप क्या नाम देते हो, चिप का नाम देते हो, चिप का नाम देते, सॉरी चिप, चिप कह लो एक तरह से। इंटीग्रेटेड सर्किट थोड़ा इससे अलग होता है। जैसे आपकी कोई कभी डीवीडी टीवी कोई फूक जाती है तो मिस्त्री आपसे बोलेगा कि इसकी आईसी चली गई है, ठीक है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध हिंदी तो होती है इसकी एकीकृत परपथ, एकीकृत परपथ। तो ये भी हम जानेंगे कि आईसी कैसे कार्य करती है, आईसी का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका संचार व्यवस्था। संचार व्यवस्था में क्या होता है,
यानी वह साधन, वह व्यवस्था जो हमारे वार्तालाप करने में काम आती है, संचार व्यवस्था कहलाती है। जैसे आजकल मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन क्या है, एक संचार व्यवस्था का अंग है। मोबाइल फोन क्या है, एक संचार व्यवस्था का अंग है। तो इसमें क्या होगा, संचार व्यवस्था में तरंगों को मॉड्यूलन किया जाता है, तरंगों को अध्यारोपित किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मॉड्यूलेशन क्या होता है। मॉड्यूलेशन शुद्ध हिंदी में समझो तो क्या होता है, तरंगों की तीव्रता बढ़ा दी जाती है। क्योंकि मान ली तरंग लखनऊ से आ रही हैं तो उनमें इतनी इंटेंसिटी नहीं है कि हमारे मोबाइल तक आ पाए, तो मशीनों द्वारा उनकी तीव्रता बढ़ाई जाती है, तब जाके हम तक आ पाती हैं। मॉड्यूलेशन, फिर उसका उल्टा होता है डिमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है, डिमॉड्यूलेशन क्या होता है। अब एंटीना देखे होंगे आपने, एंटीना दो प्रकार के होते हैं, एक तो हमारे घरों पर लगा होता है, ठीक है, और एक होता है टीवी टावर, बोलते हैं टीवी टावर कहते हो, मोबाइल टावर कहते हो। जो एंटीना हमारे घरों पर लगा होता है उससे कहते हैं हम अभिग्राही एंटीना। क्या नाम देते हैं, अभिग्राही, रिसीवर। सुना तो होगा वर्ड आपने ये, रिसीवर। और जो मोबाइल टावर होता है, टीवी टावर होता है, उसको बोलते हैं प्रेषित्र, भेजने वाला, प्रेषित्र एंटीना। तो ये भी देखेंगे हम कि अभिग्राही एंटीना की हाइट कितनी होनी चाहिए, प्रेषित्र एंटीना की हाइट कितनी होनी चाहिए। बहुत सारे वर्ड आएंगे इसमें, मॉड्यूलेशन क्या होता है, डिमॉड्यूलेशन क्या होता है। अभिग्राही यानी छतों पर जो एंटीना लगा होता है उसकी हाइट 10 से 15 कर दी जाए तो वो कितने एरिया को कवर करेगा। या प्रेषित्र एंटीना है, इतनी अधिक ऊंचाई का क्यों बनाया जाता है। जितने भी आप टीवी टावर, मोबाइल टावर देखो काफी ऊंचे ऊंचे होते हैं, छोटा सा संभव क्यों नहीं है कि छोटा सा एंटीना बना के रख दे और सभी जगह तरंगों को प्रसारित कर दे, ऐसा संभव नहीं है। फिर इसके अंदर बाद हम क्या देखेंगे, इसी में आएगा हमारे भूमंडल में जो परतें हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल, ये सभी परतें आएंगे, ये सभी हम इनका भी अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब ये पांचों यूनिट मिलकर के आपका क्या बनाएंगे जी, पार्ट सेकंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पार्ट सेकंड। तो ये हमारा सिलेबस है, इतना हमें पढ़ना है। तो कॉपी के पहले पेज पे आप इस तरह से बनाओगे कि कितनी यूनिट पढ़नी है। फर्स्ट पार्ट में 5 यूनिट पढ़नी है, 5 यूनिट के बारे में जैसे मैंने लिखा है छोटा छोटा आप लिख दोगे कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। सेकंड पार्ट में फिर 5 यूनिट पढ़नी है, और पांचों के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, छोटा छोटा आप लिख देना, इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाया करेगा जब यूनिट चला करेगी कि सेकंड यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। इससे आगे कल चलेंगे, जो हमारी पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कल हम जो पढ़ेंगे स्थिर वैद्युत की पढ़ेंगे, और आपके नोट्स पहले के कंप्लीट होंगे, नहीं है तो कोई न्यू बच्चा है वो आराम से बहुत धीमे धीमे पढ़ेंगे, आराम से नोट्स बना भी सकता है, ठीक है। इससे आगे कल मिलते हैं।